Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Dr. Niaz and you're watching my YouTube channel Dr. Niaz Lectures. So dear students, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें. सो लेट्स कम टू दी टॉपिक. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी और आज हम जो है बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को जो है डिस्कस करते हैं. सही. तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या बोल रहा है कि मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब मॉडर्न बायोलॉजी जो है किन चीज़ों के बारे में बताती है? स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स. मीन्स लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और उसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में कौन बताती है? मॉडर्न बायोलॉजी बताती है. तो मॉडर्न बायोलॉजी का यहाँ से मतलब क्या है कि मॉडर्न बायोलॉजी और ओल्ड बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मॉडर्न बायोलॉजी का असल में बड़ी इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो है बायोलॉजी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है टर्म मॉडर्न इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. पहले जो बायोलॉजी थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलप्ड डिटेल में चीज़ें नहीं थी. ठीक है. जैसे कि टेक्नोलॉजी रिसेंट में डेवलप करती जा रही है, तो इस तरीके से जो है बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे नाम दे दिया है मॉडर्न बायोलॉजी. ठीक है. तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम जो है ब्रांचेस की तरफ बढ़ते हैं और ब्रांचेस को देखते हैं. सही. सबसे पहले जो है हम मार्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि मार्फोलॉजी क्या है. ठीक है. तो मार्फोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है मार्फोस, जिसका मतलब है फार्म, और लोगोस का मतलब क्या है? डिस्कोर्स है. या हम ये भी बोल सकते हैं कि लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी है. ठीक है. लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी है. तो मार्फोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मार्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्फोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लेकिन वो कौन सी स्ट्रक्चर? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. कैसे? जैसे कि हम स्किन की स्टडी करते हैं, तो स्किन क्या है? हमारे एक्सटर्नल पार्ट है. स्किन हमारा एक्सटर्नल पार्ट है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसे हम मार्फोलॉजी बोलेंगे. अब स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे? जैसे कि अगर मैं पढ़ूं या अगर मैं बताऊं कि स्किन की कितनी लेयर्स हैं. जैसे कि स्किन के 2 लेयर्स हैं. एक आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मस बोलते हैं. तो मार्फोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ना है? जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और वो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है. मार्फोलॉजी के अंदर हम कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ेंगे. जैसे कि अभी मैंने स्किन के बारे में बताया, तो अब मैं ये नहीं आपको मार्फोलॉजी के अंदर बताऊंगा कि स्किन का फंक्शन क्या है. मार्फोलॉजी के अंदर मैं जस्ट यही बताऊंगा कि स्किन की स्ट्रक्चर क्या है. ओके. तो ये जो कॉन्सेप्ट था किसका था? मार्फोलॉजी का था. ठीक है. तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एनाटॉमी की तरफ, कि एनाटॉमी क्या है. ठीक है. तो एनाटॉमी जो है वो एनाटॉमी वंस अगेन जो है ये ग्रीक वर्ड है, और एना का मतलब क्या है? पार्ट है, और टॉम का मतलब क्या है? कट है. तो अब हम एनाटॉमी की अगर डेफिनेशन देखें तो एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे अगेन, और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो उसे हम एनाटॉमी बोलेंगे. जैसे कि मार्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. ठीक है. कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की? कैसे? जैसे कि स्टोमक हो गया. स्टोमक जो है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है. इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है. इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है. इस तरीके से हार्ट की स्टडी करें अगर हम, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, हार्ट के कितने पार्ट्स हैं या कितने चेम्बर्स हैं, कौन कौन से चेम्बर्स हैं. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं. इस तरीके से हम लंग्स की स्टडी करें. ठीक है, कि लंग्स के अंदर कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, तो ये भी लंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं. तो लंग्स की स्ट्रक्चर की स्टडी इंटरनल हो जाएगी. तो इंटरनल स्टडी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी बोलेंगे. अगर आप फर्दर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे जस्ट एक एनाटॉमी ही पढ़ाई जाती है, वहाँ पे कोई मार्फोलॉजी नहीं है. क्योंकि एनाटॉमी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी.
फिर वो स्ट्रक्चर इंटरनल भी हो सकती है, वो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल भी हो सकती है। लेकिन आपकी लेवल पे जो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी को अलग अलग डिफाइन किया गया है, इसीलिए जो है मैं आपको भी मार्फोलॉजी की अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ और एनाटॉमी की अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ। सिंपल मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में यही डिफरेंस है कि मार्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी के अंदर हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक, ये जो है एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ दी बायोलॉजी पे, और जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, ठीक। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। CYTOLOGY, ठीक है, साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है ये जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। पहले जो दो ब्रांचेस पढ़ी वो ग्रीक वर्ड्स थे, अब यहाँ पे जो सेल बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, और सेल बायोलॉजी जो लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, सेल्स का मतलब है कंपार्टमेंट, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे, अगेन किसकी स्टडी करेंगे, सेल की स्टडी करेंगे और उसके ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। सेल की स्टडी कैसे करेंगे, सेल की स्टडी इस तरीके से करेंगे कि सेल क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल कौन सी पोजीशन पे मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर, सेल कहाँ मौजूद है, और उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद है। जैसे कि सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। और उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उनको जो है हम डिटेल में डिस्क्राइब करते जाएंगे। ऑर्गेनल्स कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, वैक्यूल हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो है कुछ ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ, कि हिस्टोलॉजी हम किसे कहेंगे। तो अगेन ये जो है ग्रीक वर्ड है, और वो कौन सा है, हिस्टोस। हिस्टोस का मतलब क्या है, टिश्यू है। अब एक बात जहन में रख ले, जहाँ पे भी मेडिकल के अंदर हिस्टो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा टिश्यू, ठीक है। और लोगोस का मतलब क्या है, डिस्कोर्स, या हम स्टडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टडी भी बोल सकते हैं, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टो वर्ड का मतलब क्या है, टिश्यू है, तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, एग्जैक्टली टिश्यूज की स्टडी करेंगे। वो किसके टिश्यू होंगे, एग्जैक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज होंगे। जैसे कि टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसे हम, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बेसिक टिश्यू मौजूद होते हैं। कितने बेसिक टिश्यू, 4 बेसिक टिश्यू मौजूद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले जो है एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है, नंबर सेकंड कनेक्टिव टिश्यू होता है, नंबर थर्ड मस्कुलर टिश्यू होता है, और नंबर 4 नर्वस टिश्यू होता है। अब इसकी हम डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यही 4 बेसिक टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, हिस्टोलॉजी की, और ये सिंपल डेफिनेशन थी हिस्टोलॉजी की। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी की तरफ, कि फिजियोलॉजी जो है वो क्या बोलती है, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर हम जो है ये चीज़ पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजी अगेन जो है ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर है, और लॉगोस को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी, द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे कि स्टोमक एक ऑर्गन है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसको भी हम अंडर फिजियोलॉजी की तरफ देखेंगे। इस तरीके से हार्ट भी एक ऑर्गन है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन सा फंक्शन करता है, वो भी हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। इस तरीके से लंग्स हमारे ऑर्गन्स हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये भी हम किसके अंदर देखेंगे, ये भी हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। तो इसका मतलब कि फिजियोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो
किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में जो हमारे को बायोलॉजी की ब्रांच बताएगी, वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच होगी, वो होगी फिजियोलॉजी। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं टेक्सोनॉमी को, कि टेक्सोनॉमी जो है वो क्या है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम, टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं। तो टेक्सोनॉमी अगेन ग्रीक वर्ड है, ये टोकन टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको मेमोराइज करने हैं कि जो टेक्सोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड टेक्सिस से लिया गया है, और जिसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट, और नॉमोस का मतलब क्या है, नेम। मीन्स टेक्सोनॉमी के अंदर, टेक्सोनॉमी की अगर मैं सिंपल सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करेंगे और उन ऑर्गेनिज्म को हम नेम देंगे। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को जो है हम तो हम जो है टेक्सोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे। तो टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स नेम। स्टडी तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम टेक्सोनॉमी की देखें तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम कैसे करेंगे, उसको जो ग्रुपिंग और नेमिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि कैसे टेक्सोनॉमी कैसे, एग्जांपल सर कोई दे हमारे को, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि देखें, किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो कौन से थे, यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेल्यूलर थे, नॉन क्लोरोफल्स थे। तो मीन्स ये ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासीफाई किया गया। इस तरीके से किंगडम प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेल्यूलर थे, क्लोरोफल्स थे, और सेल वॉल जिसके पास थी। ठीक है, इस तरीके से जो किंगडम प्रोक्यूरियोटिक, किंगडम प्रोक्यूरियोटा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो क्या थे, यूनिसेल्यूलर थे, प्रोक्यूरियोट थे। और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो क्या थे, यूनिसेल्यूलर थे और यूकैरियोट थे। ठीक है, तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासीफाई किया। जिस तरीके से अगर हम ह्यूमन को क्लासीफाई करें तो किस तरीके से करेंगे, कि ह्यूमन जो है किंगडम एनिमिलिया के अंदर आता है और क्लास मेमिलिया के अंदर आता है। ठीक है, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो वो किस ब्रांच के अंदर आ जाएगा, टेक्सोनॉमी की, टेक्सोनॉमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स को, कि जेनेटिक्स क्या है। अब जेनेटिक्स अगेन जो है ये इजी है, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है। ये जो है बहुत ही इजी ब्रांच है बायोलॉजी की। तो अगेन जो है ये ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस मीन्स डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट का मतलब है आपके पेरेंट्स, एंसेस्टर्स। डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट का मतलब है एंसेस्टर्स। एक डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट का मतलब है एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या है, एंसेस्टर्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी that is transferring of the characters from parents to offspring means पेरेंट्स के करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी मीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, क्रोमोसोम्स है, या हम डीएनए भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ऐसी ब्रांच जो हमें ये बताए कि करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, वो हम जो स्टडी करेंगे वो हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, कि जेनेटिक्स जो है हम किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ, कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम जो है किसे कहते हैं। अगेन ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द स्टडी ऑफ द फार्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलेंगे। व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक स्टेज है। अब जैसे कि डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस में से एम्ब्रियो भी एक स्टेज है। ठीक है, डेवलपमेंट का एक स्टेज है। अब कैसे, जैसे सबसे पहले जो स्पर्म्स और एग की क्या होती है, फ्यून होती है। फ्यून के रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है।
तो हम फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम जो है इकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। ये लिख लें आप, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कौन सा रिलेशनशिप है, कैसे, जैसे कि ह्यूमन से क्या है, लिविंग है, हम ह्यूमन से लिविंग है, हमारा एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर से किस तरीके से रिलेशनशिप है। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से मौजूद हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, लाइट नॉन लिविंग फैक्टर है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया और वाटर हो गया। ठीक, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये तीनों क्या है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है। अब देखें, बगैर वाटर के ह्यूमंस जिंदा नहीं रह सकते, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर नेसेसरी है, लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर ले रहा हूँ, तो हम बगैर वाटर के जिंदा नहीं रह सकते। बगैर टेम्परेचर, हमारे लिए प्रॉपर टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत कूल टेम्परेचर होना भी नहीं चाहिए, बहुत वार्म टेम्परेचर भी होना नहीं चाहिए, बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है। मीडियम टेम्परेचर होना बहुत ही नेसेसरी है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर 50 डिग्री सेल्सियस या 60 या 65 तक चला जाएगा तो ये बहुत ही हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से लाइट भी हमारे लिए नेसेसरी है। हम चीज़ों को देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किस चीज़ को देख भी नहीं पाएंगे, तो मीन्स हमारा तो मीन्स लाइट भी जो है क्या है, नेसेसरी है। तो मतलब हमारा रिलेशनशिप किससे हो गया, नॉन लिविंग फैक्टर से हो गया, और वो नॉन लिविंग फैक्टर्स किसके अंदर है, एनवायरनमेंट है। और इस चीज़ की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, इस चीज़ की स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर करेंगे, या उसको हम जो है इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पैलेंटोलॉजी की तरफ कि व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, व्हाट इज पैलेंटोलॉजी। ठीक, पैलेंटोलॉजी अगेन ग्रीक वर्ड है। पैलियोस का मतलब क्या है, पैलियोस का मतलब है एंशिएंट, और ऑन्टोस का मतलब है बीइंग, लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स या स्टडी। मींस पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो पास्ट टाइम के अंदर प्रेजेंट थे, अब प्रेजेंट नहीं है, अब प्रेजेंट नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो चुके हैं, तो उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम पैलेंटोलॉजी। सर, हम पास्ट ऑर्गेनिज्म की कैसे स्टडी करेंगे, जबकि तो वो तो मौजूद नहीं होंगे, तो हम उसकी स्टडी किस तरीके से करेंगे सर। उसकी स्टडी जो हम करेंगे पास्ट ऑर्गेनिज्म की, वो हम विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स की वजह से, फॉसिल्स की मदद से हम पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की स्टडी करेंगे, और पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलेंगे। सर व्हाट इज फॉसल, सर फॉसल्स हम किसे बोलेंगे बेटा, ऐसे ट्रेसेस या रिमेन्स जो रह जाएं किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके एक्सटेंड होने के बाद, जैसे कि हमें बोलते हैं साइंटिस्ट के डायनासोर्स जो हैं 5 मिलियन ईयर्स अगो जो है यहाँ पे इस अर्थ अर्थ पे जो है डायनासोर्स भी होते थे। तो उनको किससे पता चला, साइंटिस्ट को जो इस चीज़ का पता चला वो फोसल्स की मदद से पता चला। ठीक है, साइंटिस्ट उस टाइम तो मौजूद नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया कि इतने साल पहले यहाँ पे जो है डायनासोर एनिमल्स भी हुआ करते थे। तो उन्होंने हमें किसकी हेल्प से बताया, उन्होंने हमें जो है फोसल्स की मदद से बताया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पैलियोंटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं किसको, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि हम बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके कोई न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें।
किस न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, हम किसको यूज़ करके, हम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके किसी न्यू चीज़ को हम प्रोड्यूस करें या किसी न्यू प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें, तो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि टेक्निक फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने जो सिंपल डेफिनेशन बता ली तो वो सही है, ठीक है। उसके बाद जो है हम सोशियोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, या इसको सोशियोलॉजी भी सोशियोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो है हम सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे, सोशल बिहेवियर्स का मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा है, एग्जाम्पल्स पे दे रहा है, हमारे हमारे को समझा रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्स। अब इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्स का मतलब क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्स का मतलब है कि सिमिलर स्पेशीज के बीच में, ठीक है। कैसे, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि बिहेवियर ऑफ सिमिलर स्पेशीज, जैसे ह्यूमन का ह्यूमन के साथ, ठीक है, बीज का बीज के साथ, एंड्स का एंड के साथ रिलेशनशिप होता है, तो उसे हम जो है सोशियोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स सिमिलर स्पीशीज का, सिमिलर स्पीशीज का मतलब क्या है कि ह्यूमन सब आ जाएं, ह्यूमन आपस में एक दूसरे से जो सोशल इंटरेक्शंस होती है, तो ये मतलब सिमिलर स्पेशी है। इस तरीके से अगर एनिमल्स आपस में इंटरेक्शंस रखते हैं तो ये क्या हो गई, एक सिमिलर स्पेशी हो गई, ठीक है। डिसिमिलर स्पेशी का मतलब है कि ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शंस हो जाए, तो ये डिसिमिलर स्पेशीज हो जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पे जो है सोशल बिहेवियर के अंदर जो है हम सिमिलर स्पेशी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम पैरासाइटोलॉजी की तरफ आते हैं कि पैरासाइटोलॉजी क्या है, ठीक। तो पैरासाइटोलॉजी अगेन जो है ये ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, पैरा जिसका मतलब है अप। इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटोलॉजी बोलेंगे। अब व्हाट इज पैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी होस्ट पे डिपेंड करें, डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, ठीक है, किसी भी होस्ट पे डिपेंड करे अपने फूड को हासिल करने के लिए, तो उस उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स बोलेंगे। और पैरासाइट्स जो है अपने होस्ट को हार्म करेंगे, ठीक है, नुकसान पहुंचाएंगे पैरासाइट अपने होस्ट को, ठीक है। एग्जांपल्स पैरासाइट के जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लीज हो गया, ठीक है, टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, ये जो है एग्जांपल्स है सब पैरासाइट। और लीच भी क्या है, एक पैरासाइट है, और वो भी एक्टो पैरासाइट है लीच, ठीक है। तो ये जो है पैरासाइटोलॉजी है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी के, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी अगेन ग्रीक वर्ड है और फार्माकोन से लिया गया, जिसका मतलब क्या है, ड्रग। द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। मीन्स हम जो है किसकी स्टडी करें, ड्रग्स के एक्शन की स्टडी करें, तो उसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। मीन्स ड्रग जो है किस तरीके से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है, उसके एक्शन की हम स्टडी करें, तो उसको हम फार्माकोलॉजी बोलेंगे। अब ड्रग क्या है, ड्रग एक केमिकल है जिसको हम जो है किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रग क्या है, एक केमिकल है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजीज़ की किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उस केमिकल को जो हम ड्रग बोलते हैं, ठीक है। और ड्रग के एक्शन की स्टडी करें कि ड्रग जो है बॉडी के अंदर किस तरीके से जाकर इफेक्टिव होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी, ठीक। और उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं किसको, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, जो कि हमारी लास्ट ब्रांच है, ठीक। लास्ट का मतलब ये बुक, इस बुक के हिसाब से जो है लास्ट ब्रांच है, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज है बायोलॉजी की, ठीक। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलेंगे। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए। एक माइक्रो हैं और दूसरे मैक्रो हैं, ठीक है। मैक्रो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मींस बड़े, लार्ज, और माइक्रो मींस स्मॉल।
अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सिमाल के अंदर कौन सा है, अमाइनो एसिड हो गए, ए मीन्स अमाइनो एसिड, ठीक है। इस तरीके से मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोटीन आ गया, प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमॉलिक्यूल है, लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो भी ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड भी ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। और वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।